जी दोस्तों, प्रगतिशील लेख संघ पंजाब की ओर से आप सभी का स्वागत। बेशक आज हम पंजाब की ओर से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पर फिर भी इसमें बहुत सारे लोग पूरे भारत से हैं, इसलिए मैं थोड़ी-सी हिंदी बोलने की कोशिश करूँगा। आज प्रगतिशील लेख संघ पंजाब का पहला वेब शो है। इस वेब शो के ज़रिए हमने एक परिचर्चा की शुरुआत करने की कोशिश की है। ये परिचर्चा हर हफ्ता होगी। इसमें नेशनल लेवल का या पंजाब लेवल का कोई एक चिंतक हर हफ्ते आपके साथ अपनी बात साझी करेगा और उस पर सवाल जवाब भी हम कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते कोई ना कोई बुलारा, कोई ना कोई स्पीकर, कोई प्रवक्ता इसमें शामिल हो। प्रगतिशील लेख संघ पंजाब के जनरल सकत्तर सुरजीत जज हमारे साथ हैं। प्रगतिशील लेख संघ भारत के महासचिव डॉक्टर सुखदेव सिंह हमारे साथ शामिल हैं और पंजाब से बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हैं और पूरे भारत से संजय श्रीवास्तव और बहुत सारे और लोग हमारे साथ शामिल हैं। आप सभी का एक बार प्रगतिशील लेख संघ की ओर से बहुत-बहुत स्वागत। आज की परिचर्चा का शीर्षक है प्रतिरोध की संस्कृति और विकल्प का निर्माण। जे मैं पंजाबी च कहा ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ विकल्पों का निर्माण। इसमें हमारे साथ जो परिचर्चा करेंगे, जो प्रवक्ता हैं, जो मुख्य वक्ता हैं आज के, वो है विनीत तिवारी सर। विनीत तिवारी नेशनल काउंसिल मेंबर हैं इप्टा के, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के और नेशनल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के। विनीत तिवारी का बहुत लंबा संघर्ष है और साहित्य के क्षेत्र में और साथ साथ लोगों के हितों के को लड़ने के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया है। इनकी कुछ लाइनों के साथ ही आज का मैं प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। विनीत तिवारी जी ने एक जगह लिखा था कि एक बरस पहले कितना अलग था सब कुछ, एक बरस पहले कितना अलग था सब कुछ, एक बरस बाद भी कुछ तो है जो नहीं बदला। जो नहीं बदला वो है लड़ने का हौसला और जज्बा, बल्कि इस एक वर्ष में और ज्यादा मजबूत हुआ। कोई कोरोना, कोई जुल्म इसे बदल नहीं सकेगा। यही मेरा वादा है खुद से और उन सब से जो दुनिया को बेहतर बनाने का ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब की तामीर के लिए हर सांस लड़ते हैं। इस वायदे के साथ विनीत तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की परिचर्चा में। विनीत तिवारी सर। जी बहुत शुक्रिया। और सर, अब आपके हवाले है सारा जो प्रोग्राम। आप जितना चाहें, जैसा चाहें बोल सकते हैं। आपको शीर्षक पता है कि प्रतिरोध की संस्कृति और विकल्पों का निर्माण। इस शीर्षक के तहत हम आज चर्चा करेंगे। पहले आप बोलेंगे, उसके बाद अगर कोई सवाल जवाब होगा तो वो करेंगे और उसके बाद डॉक्टर सुखदेव सिंह धन्यवाद करेंगे। पर आपसे पहले मैं सुरजीत जज से निवेदन करूंगा कि वो आज के सभी दोस्तों का और हमारे मेहमान विनीत तिवारी जी का स्वागत करेंगे। सुरजीत जज जी। यस साहब। सुरजीत जज जी, सुन रहे हैं मेरी बात आप? यस साहब, सुन रहे हो मेरी गल? सर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। यस साहब, अपना माइक खोल लो। हाँ जी, माइक अपना अनम्यूट कर लो। हाँ ठीक है, हाँ जी बोलो जी, बोलो। हो गया करो स्वागत। सभी दोस्तों का प्रगतिशील लेखक संघ पंजाब की ओर से बहुत बहुत जी हाँ कहता हूँ। विशेष तौर पर विनीत तिवारी जी का, जो प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सकत्तर हैं, उनके साथ बहुत बार मिलने का, उनको सुनने का मौका मिला और बहुत बढ़िया उनके हर विषय पे पकड़ है।
हमने सोचा कि इस जो हमने शुरू किया है ये प्रोग्राम, इसकी शुरुआत विनीत जी से करते हैं। उन्होंने हमें समय निकाल कर दिया, तो इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसे कि अभी आपको पहले कह चुके हैं साथी दीप जी कि आज हम प्रतिरोध की संस्कृति और विकल्प का निर्माण विषय पे उनके विचार सुनेंगे। और सभी दोस्तों से आग्रह है कि समाज प्रोग्राम के अंत में कुछ बहुत पुख्ता प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि विनीत जी उनका बहुत सार्थक रूप से जवाब भी दे सके। और मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ आपूंगा, आप सभी को विनीत जी के विचार सुनने के लिए समय प्रदान करता हूं। और एक बार फिर साथी सुखदेव जी का, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रलेस के, उनका भी, साथी सर्वजीत और बहुत से दोस्त जो और हमारे साथ जुड़े, उन सभी का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने वक्त निकाला। और सभी को जी आया कहता हुआ माइक जो है उनके हवाले करता हूं दीप जी के। शुक्रिया कुलदीप दीप जी। हाँ, थैंक यू जज साहब, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। और सर विनीत सर, अब आप इस शीर्षक की तरफ, प्रतिरोध की संस्कृति और विकल्पों का निर्माण विषय पर आपसे निवेदन है कि आप अपना जो आज का भाषण है वो रखें। विनीत सर। जी बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, और बहुत शुक्रिया जज साहब, कॉमरेड सुखदेव सिंह जी, और सभी यहाँ मौजूद साथी। मैं चूंकि फ़ोन से कनेक्ट हुआ हूँ, इसलिए सब लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर कौन कौन है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ संजय को मैंने देखा था, साथी संजय हैं, और जो साथी हैं उन सब का यहाँ बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ। और सुखदेव जी ने मुझे जब कहा करीब आज से 15-20 दिन पहले कि ऐसी एक श्रृंखला शुरू करना चाहते हैं और उसकी शुरुआत हम आपके साथ करना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी चिंता भी हुई, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी का मामला है। कहीं पर कुछ सुनते हुए कुछ बात ख्याल में आए बोल देना अलग बात है, लेकिन एक तरह से आप एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और मुझे इतना आपने सम्मान दिया, इस लायक समझा, तो मुझे इसकी जिम्मेदारी निभाने की जितना तैयारी और जितनी मेरी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए मैंने कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इतना काबिल व्यक्ति नहीं हूं। फिर भी आपने मुझे आज अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपके साथ में अपनी कुछ चिंताएं साझा करूंगा, कुछ सवाल साझा करूंगा। जैसा मेरे गुरु प्रोफेसर रणधीर सिंह कहा करते थे कि सभी सवालों के जवाब किसी एक के पास हो ही नहीं सकते। विनीत सर 1 मिनट के लिए मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं मेरे दोस्तों से सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने मोबाइल पर प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन सर्च करें फेसबुक पे, तो उसमें लाइव चल रहा है हमारा प्रोग्राम। आप वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं। जी विनीत सर। जी, तो मैं ये कह रहा था कि प्रोफेसर रणधीर सिंह कहा करते थे कि सभी सवालों के जवाब किसी एक व्यक्ति के पास हो ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं ऐसी मतलब धृष्टता भी नहीं करूंगा कि ये कहूं कि सब सवालों के जवाब मेरे पास हैं। लेकिन हाँ, जो सवाल मेरे पास हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो सवाल आपके पास हैं और बाकी साथियों के पास हैं, वो एक धार की तरह से, एक धार की तरह से स्ट्रीमलाइन हो सकें, और कहीं ना कहीं हम उस जगह पर पहुंच सकें जहां सही सवाल पहली शर्त होती है सही जवाब हासिल करने के लिए। अगर हमारा सवाल ही गलत होगा तो जाहिर है कि हम कभी भी सही जवाब हासिल नहीं कर सकते। तो ये विषय मैंने चुना, और इस विषय को चुनने के पीछे बहुत सारा मैंने सोच विचार रखा था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि संस्कृति का अर्थ केवल कविता कहानी नहीं है। संस्कृति एक बड़ा व्यापक शब्द है, और संस्कृति मार्क्सवाद की अगर समझ से भी हम काम करें तो संस्कृति केवल सुपर स्ट्रक्चर भी नहीं है, संस्कृति केवल ऊपरी चीज भी नहीं है, वो भी बेस को बदलती है। जो इकोनॉमिक बेस होता है उस पर फर्क डालती है, कभी कभी निर्णायक फर्क भी डालती है, जैसा बाद में ग्रामशी ने अपनी बातचीत में अपने प्रिजन नोटबुक में लिखा। और ये बात मैं आज के दौर में इसलिए और ज्यादा सोचता हूँ मौजूद है
क्योंकि अभी जो पेंडेमिक का दौर है कोविड-19 का, इसमें हम सब लोगों ने दो तरह की संस्कृतियों को प्रमुख रूप से देखा। और भी तरह की चीजें दिखी, लेकिन दो चीजें प्रमुख रूप से दिखी, और वो थी, एक थी संस्कृति जो सत्ता की है, दमन की संस्कृति, जिसमें लूट खसोट पूरी तरह अमानवीय था। आप एक ऐसे भयानक दुष्काल से भी ज्यादा भयानक समय में अपने मुनाफे को नहीं छोड़ने की सोच रहे हैं। लोग मास्क से मुनाफा कमा रहे हैं, लोग सैनिटाइजर से मुनाफा कमा रहे हैं, जो सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन भेजा उसमें मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब 3 महीनों से 4 महीनों से रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, इनको कोई रोजगार नहीं है, कोई आमदनी का जरिया नहीं है, तब इनके भी ठेलों से सब्जियां लूट लूट करके ले जाई जा रही हैं पुलिस के द्वारा, नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा। ये मैं केवल अपने शहर के हाल नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से एक आध राज्य जैसे केरल को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर जगहों पर पुलिस ने और सत्ता में जो बैठे हुए प्रशासन के और सरकारी लोग हैं, उन्होंने इस पूरी आपदा को, इस पूरी विपत्ति को एक मुनाफे की मौके के तौर पर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि इसे अवसर की तरह देखना चाहिए, तो इसे मुनाफे के मौके के तौर पर देख करके इसका इस्तेमाल किया। तो एक संस्कृति ये है जो बहुत ही लूट खसोट अमानवीयता की संस्कृति है। जो दूसरी संस्कृति है वो मदद की थी, मानवता की थी। सड़कों पर लोग जा रहे थे, हजारों लाखों लोग, उनकी जो संवेदनशील इंसान जितनी मदद कर सकता था वो उन्होंने उतनी मदद पहुंचाने की कोशिश की। कोई राशन लेकर के दौड़ा चला जा रहा है, आप यकीन जानेंगे, क्योंकि इंदौर में से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंदौर में बैठा हुआ हूँ और इस पूरे दौरान में इंदौर में रहा, तो महाराष्ट्र से जो लोग निकल करके बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम इलाकों में गए, वो सब यहीं से गुजरे, इंदौर से ही गुजरे। और उन मजदूरों को देखना अपने आप में एक बहुत ही कठोर अनुभव था, लेकिन उतना ही आश्वस्तिदायक अनुभव यह था कि कोई बेचारा जूते चप्पल वाला जो सुधारने वाला है, वो अपने रापी जिस पर रख करके सुधारे जाते हैं जूते चप्पल, वो लेकर के बैठ गया है कि भाई इनके सैकड़ों किलोमीटर चलने से जूते चप्पल जो खराब हुए होंगे मैं उनकी मरम्मत कर दूंगा। कोई मैकेनिक हैं जो जिनको कोई रोजगार नहीं था क्योंकि गाड़ियां चलने ही नहीं दे रहे थे, वो मैकेनिक अपने औजार लेकर के बैठ गया है कि जो लोग ऑटो से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, मैं उनकी मदद कर दूं। कोई जूते चप्पल बांटने पहुंच गया। आप जानते हैं ये सारे दृश्य बहुत आम थे। तो ये एक मानवता की संस्कृति दिखी, एक मदद की संस्कृति दिखी। लेकिन इस दौरान जो सबसे कम मौजूद हुई वो संस्कृति थी प्रतिरोध की। मेरे ख्याल से इस पूरे संस्कृति का जो दमन की संस्कृति थी, उसके खिलाफ एक मानवीय संस्कृति तो हमने देखी, लेकिन जितना भयंकर प्रतिरोध उसका होना चाहिए था, वो प्रतिरोध की संस्कृति कम दिखी। अगर हम देखेंगे तो उसकी मिकदार, उसकी मात्रा हमें कम मौजूद दिखती है। क्यों नहीं दिखी? बयान दिए जा रहे हैं, फेसबुक पर लाइव किया जा रहा है, लोग अपनी कविता लिख रहे हैं, कविता में कह रहे हैं, लेखों में लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सब जो था, अगर हम देखेंगे कि इन दोनों संस्कृतियों के मुकाबले उसका वजूद काफी हद तक कम था। ये क्यों था? और इस सवाल को ढूंढने की कोशिश में हम सब जानते हैं कि ग्रामशी हमें मदद करते हैं, क्योंकि लोगों के दिल में ये बिठाल देना कि आप दमन के लिए मुफीद हैं और आप प्रतिरोध नहीं कर सकते। आप दया कर सकते हैं लेकिन प्रतिरोध नहीं कर सकते। यानी जब पुलिस किसी को मार रही हो तो वो उसको मार करके जब चली जाए तो हम उसे अस्पताल ले जा सकते हैं, उसकी चोटों पर मरहम लगा सकते हैं, लेकिन पुलिस गलत भी मार रही हो तो हम उसे रोक नहीं सकते।
तो ये एक भय जो सत्ता ने बिठाया है आम लोगों के दिलों में, वो भय ने एक काम किया। और दूसरा काम ये जो सांस्कृतिक स्तर पर हुआ है, और इसलिए हम सब लोगों के लिए, हम सांस्कृतिक अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, जो संस्कृति के क्षेत्र में कुछ दखल रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये बात समझने की खास तौर से जरूरत है कि जो आधिपत्य की संस्कृति है वो हमें लगातार बरगलाए रखना चाहती है। तो इसलिए वो कभी तबलीगी जमात की बात करेगी कि इसकी वजह से कोरोना फैल गया, कभी मुसलमान की वजह से कोरोना फैल गया, कभी उन मजदूरों की बात करेगी कि हमने इन्हें लॉकडाउन में रखा था लेकिन ये माने नहीं और ये इधर उधर जा रहे हैं, इसकी वजह से कोरोना फैल गया। लोगों के 4 महीने में बाल बढ़ गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, वो कटिंग करवाने जाएंगे तो पता चला वो नाई को पकड़ लिया जाएगा क्योंकि उसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। तो ये जो चीजें, यानी आप इस दोष को किसी न किसी अन्य पर उड़ेल देना चाहते हैं, और जो असल दुश्मन है, असल दोषी है इस सब का, वो कहीं नजर नहीं आता। तो जो महामारी से डरें, एक तो भय, महामारी से ज्यादा बड़ा डर सत्ता से डरने का, और सत्ता को ही सही माने, अपना जीवन जिए, अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करें, अपनी पेंटिंग्स बनाएं तो ऑनलाइन उनको उनका शो कर दें, अपनी जो दया माया करनी है आपको, वो भी पैसे आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकते हैं, वो भी कर लें। सब चीजें जो है वो आप इस तरह से धीरे धीरे लोगों के दिल में इस तरह का वहम, इस तरह की बात बिठा दी गई कि कोई महामारी में आप सरकार जो कह रही है वो आपको मानना है। और आपने देखा ये चीजें धीरे धीरे धुंधली पड़ती जाएंगी लोगों की याददाश्त से, लेकिन आपने और हमने सबने ये देखा कि जब उन्होंने कहा ताली बजाओ तो ताली बजी, जब उन्होंने कहा घंटी बजाओ तो घंटी बजी, जब उन्होंने कहा लाइट जलाओ तो लाइट जली, जब लाइट बुझाओ तो लाइट बुझी। ये इस तरह की जो चीजें की गई, तो इससे एक हमें ये समझ में आता है कि हमारे देश में इन 73 वर्षों के भीतर हमने किस तरह की सांस्कृतिक चेतना को निर्मित किया है अधिसंख्य जनता के भीतर। यानी हमारे आपके बीच में ये बात समझदारी हो सकती है, लेकिन बहुलांश जो है, बहुसंख्यक लोग जो हैं, वो इस चीज को सही मानते हैं, वैसा करने की कोशिश करते हैं जो शासक उनको कहने के लिए कह रहा है। यही सांस्कृतिक आधिपत्य है जो पिछले अनेक वर्षों की मेहनत के बाद में हमारे यहाँ के दक्षिणपंथी सांप्रदायिक, क्योंकि दक्षिणपंथ और सांप्रदायिक का दो अलग अलग चीज, मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ। कांग्रेस भी दक्षिणपंथी है, भाजपा भी दक्षिणपंथी है, लेकिन सांप्रदायिक अगर हम कहेंगे तो वो भाजपा है। तो दक्षिणपंथी सांप्रदायिक सत्ता ने ये बात सांस्कृतिक आधिपत्य जनता के ऊपर अपना कायम कर। अब देखिए कि आज की या 2-3 दिन पुरानी खबर ये है कि दिल्ली में हर चौथे व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ, यानी 46 लाख लोग संक्रमित हुए, और उनमें से जो डेथ हुई हैं वो हुई है 3700, यानी आप अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 0.08% ये फेटलिटी रेट है इस बीमारी का। इससे ज्यादा लोग हर साल बुखार, उल्टी, दस्त से, हैजे से और तमाम छोटी मोटी ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं। भूख से मरने वालों का तो कोई अकाउंट रखती नहीं है सरकार। तो सरकार से किसी ने नहीं पूछा कि इतना कम फेटिलिटी रेट है तो आपने 4 महीने के लिए सब ठप क्यों कर दिया, और जब 4 महीने के लिए लोगों को आपने घरों के अंदर बंद कर दिया तब आपने गौतम नवलखा को क्यों पकड़ लिया, तब आपने वरवर राव को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं जब जेल के अंदर कोरोना फैल रहा है। तब ये सवाल पूछने की संस्कृति जो थी वो हमारे देश के भीतर 73 वर्षों के मैं कहीं से कहीं तक, क्योंकि शिक्षा पर जब मेरा एक संभाषण हुआ था उड़ीसा AISF के पेज पर, तब मैंने बताया था ये बात कि ये आज की दुर्घटना नहीं है, ये दुर्घटना नेहरू युग से ही आ रही है हमारे साथ। क्योंकि जो फर्स्ट 5 ईयर या सेकंड 5 ईयर प्लान था उसके भीतर कहा गया था कि हमको 30 लाख शिक्षक चाहिए, 30 लाख स्कूल्स चाहिए, स्कूल रूम्स चाहिए,
उस सरकार से लेकर के इस सरकार तक किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो एजुकेशन जो कि बुनियादी एक चीज होती है, अब एजुकेशन कैसी हो ये एक सेकेंडरी बात है, लेकिन एजुकेशन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज हो, ये तो कम से कम एक डेमोक्रेसी का लक्षण था, जो कि हमने नेहरू युग से लेकर के तमाम उत्तरोत्तर सरकारों के दौरान खत्म होते हुए देखा है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि ये जब एजुकेशन नहीं है तो सवाल पूछने की संस्कृति नहीं है। एजुकेशन जहां है वहां आपकी पैर छुलाऊ संस्कृति है, वहां आप शिष्य बना रहे हैं, वहां आप सवाल पूछने वाले नौजवान नहीं बना रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के भीतर जो या कॉलेजेस के भीतर वो एक तरह का मतलब एक तरह से गुरुकुल परंपरा के नीचे बैठो और जो गुरु कह रहे हैं वही सत्य है, इस तरह से उसको सुन लो। इसका पुनर्निर्माण की कोशिश की जा रही है। तो ये पुनरुत्थानवाद जो है ये आज अपने एक पीक पर आ चुका है। जितना भी राइट विंग एलिमेंट्स थे, मैं कहूँगा कांग्रेस के भीतर प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स भी थे, प्रगतिशील एलिमेंट्स भी थे पुरानी कांग्रेस में, लेकिन जितने भी राइट विंग एलिमेंट्स थे जितनी भी पार्टियों के भीतर, वो सब उभार पर आ गए। तो अगर आप देखेंगे बहुत हद तक ऐसा भी है कि कुछ कुछ जगहों पर तो जो जनवादी ताकतें हैं उनके भीतर भी राइट विंग चीजें उभार पर आ गई। कई लोग ये मानते हैं कि कश्मीर के भीतर ये कश्मीर के शामिल किए जाने का, जिस तरह से एनेक्सेशन किया गया कश्मीर का, इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो अभी जनता हमारे साथ में हमारे विरोध में हो जाएगी। तो ये जो जितने भी राइट विंग के एलिमेंट्स थे, इस तरह के एलिमेंट्स बिल्कुल सिर पर आ गए हैं और लगभग कई जगहों पर यानी जो ऐसी जगह थी जो कम से कम प्रोग्रेसिव हल्के थे, जो ऐसे इलाके थे जो जहां पर राइट विंग की वर्जित था प्रवेश, वो उसमें भी घुस आए हैं राइट विंग की सोच रखने वाले लोग। राइट विंग की सोच रखने वालों से मेरा आशय ये है जो ये मानते हैं कि वर्ग रहेंगे और वर्गहीन समाज की स्थापना नामुमकिन है। ये राइट विंग की सोच रखने वाले लोग वो आ चुके हैं। तो मेरा कहना यह था कि अब जैसे अभी एक बात चल रही थी कि अमेरिका में देखिए, किसी ने एक लेख लिखा, अभी मुझे किसी ने नहीं, प्रोफेसर प्रभात पटनायक का एक लेख का किसी ने हवाला दिया मुझे, कि उन्होंने अमेरिका के लोकतंत्र की तुलना भारत के लोकतंत्र से की है, कि जहां जॉर्ज फ्लॉयड जैसा एक अश्वेत अमेरिकी मारा गया, पुलिस की बर्बरता का निशाना हुआ, तो पूरा मुल्क सड़कों पर आ गया। और जो लोग अलग तरह से भी सोचते थे वो भी इस मामले में पूरी तरह से ब्लैक लाइफ मैटर्स करके सड़क पर आ गए और उन्होंने अमेरिकी सरकार को, अमेरिकी प्रशासन को, अमेरिकी पुलिस को एक तरह से घुटनों पर ला दिया। और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर वरवर राव जैसे एक इतने सीनियर पोएट को हम देख रहे हैं कि सरकार इनका कत्ल कर रही है। आपका माइक बंद हो गया सर, आपका माइक सर बंद हो गया, प्लीज। विनीत सर आपका माइक बंद हो गया। विनीत सर, जैसे जॉर्ज फ्लॉयड के लिए वहां पर लोग निकले, वैसे हमारे यहाँ पर, हमारे देश के भीतर उस तरह की तादाद कहीं निकली क्या? अभी गुना में यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जहाँ एक दलित फैमिली को मारा पीटा गया और उसकी जमीन पर कब्जा किया गया, तो वहां पर केवल दलित संगठनों के लोग या फिर वामपंथी संगठन जांच के लिए पहुंचे, और जांच के लिए यानी केवल ऐसा नहीं कि उनके साथ मिलकर के कोई संघर्ष छेड़ने के लिए पहुंचे हों। जिग्नेश मेवानी भी गए, अभी कल या परसों में शायद चंद्रशेखर रावण भी जाएंगे। तो ये सब जाएंगे देखने के लिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रतिरोध, संघर्ष वो कहाँ से बनेगा, इसका ख्याल मेरे ख्याल से गंभीरता से कोई कर नहीं रहा है। और हम अपने अपने प्रतिरोध तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतिरोध जो घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा प्रतिरोध इस सत्ता के सामने कैसे किया जा सकता है?
जो गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है, हमें हमारे सामने ऐसे पेश आ रही है जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं देता हो, कुछ दिखाई नहीं देता हो, और वो पूरी तरह से सेन वॉइसेस को, जो विवेक की आवाजें हैं, उनको अनसुना कर रही है। तो ऐसे में हम प्रतिरोध की संस्कृति को किस तरह से अपने एजेंडे पर लेकर के आएंगे, ये हमारे सोचने का एक मसला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ में कि अमेरिका के भीतर जो हुआ जॉर्ज फ्लॉयड के मामले में, उसको भी एक वर्गीय नजरिए से देखने की जरूरत है। देखिए, अमेजन और तमाम बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, उन्होंने भी अपने जो अपने व्यवसाय के या उनके जो वेबसाइट्स थी उन पर ब्लैक लाइव्स मैटर ये लगा दिया था। जो खुद रेसिस्ट हैं, जो खुद नस्लवादी हैं, नस्लीय हैं, तनख्वाहों में नस्ल भेद करते हैं, नौकरियां देने में नस्ल भेद करते हैं, वो भी इस पूरे फैशन के पीछे शुमार हो गए थे। इसलिए इस चीज को केवल इतना समझने से मेरे ख्याल से गलती होगी कि हम ये माने कि जॉर्ज फ्लॉयड के लिए पूरा अमेरिका सड़कों पर आ गया। वहां सड़कों पर लाने के पीछे कोई दूसरी राजनीति भी काम करती हैं। कुछ लोग, बहुत सारी आपको पता है कि तादाद है, जो ट्रंप को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन वो कोई ट्रंप से अच्छे हों ऐसा मानना जरूरी नहीं है। लेकिन ट्रंप को उखाड़ फेंकने में उन लोगों ने अपना पैसा ब्लैक लाइव्स मैटर के मूवमेंट के पीछे लगाया, और बड़े पैमाने पर मीडिया का इस्तेमाल और तमाम एनजीओस का इस्तेमाल किया गया। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो खैर, मैं ये आपके इस मौके पर मैंने आपसे कहा कि प्रतिरोध की संस्कृति को हम अगर देखेंगे तो प्रतिरोध को आपने कहा कि विरोध की संस्कृति भी कहा जा सकता है। विरोध और प्रतिरोध में फर्क है। प्रतिरोध जो है वो एक विरोध से आगे की चीज है, और प्रतिरोध जो हम करने की कोशिश करते हैं या उस संस्कृति को हम देखते हैं कि पहले कैसे किया जाता था और अब कैसे किया जा रहा है, इस फर्क को हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है। हमने जब प्रोग्रेसिव मूवमेंट की शुरुआत, मतलब प्रोग्रेसिव कल्चरल मूवमेंट की शुरुआत अगर हम मानते हैं मूवमेंट की, प्रोग्रेसिव कल्चर तो हमारे यहाँ कबीर भी हुए हैं, गुरु नानक साहब भी हुए, और उनके पहले भी बहुत सारे लोग हुए। चारवाक के जमाने से हम मानते हैं कि हम प्रोग्रेसिव कल्चर की स्ट्रीम, एक धारा हमारे यहाँ मौजूद रही है। लेकिन मूवमेंट के तौर पर अगर प्रोग्रेसिव मूवमेंट को हम देखें, प्रोग्रेसिव कल्चरल मूवमेंट को, तो हम मानते हैं कि वो एक दौर था जिसके अंदर सज्जाद ज़हीर, प्रेमचंद से लेकर के, और उधर साउथ के अंदर जीवानंदा और तमाम सारे लोग जो थे, सुब्रमण्यम भारती वगैरह, ये सब लोगों का एक इन्फ्लक्स ऐसा था। इधर रविन्द्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र, ऐसे एक इन्फ्लक्स था हर भाषा के भीतर, जहाँ कुछ वर्जनाएं, जो पारंपरिक वर्जनाएं थी, वो टूट रही, जहां जाति के खिलाफ एक विचार आकार ले रहा था, जाति व्यवस्था के प्रतिरोध में कुछ चीजें घटित हो रही थी, जहां स्त्री पुरुष के बीच का जो एक बहुत ही दमन का रिश्ता बना हुआ था, उस रिश्ते के ऊपर सवाल उठ रहे थे। शरद चंद्र के नॉवेल्स में या प्रेमचंद के नॉवेल्स के भीतर, कहानियों के भीतर, हमें कितनी जगह पर यह देखने को मिलता है कि उन्होंने इस तरह की जो स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों की व्यवस्था थी, उस पर सवाल उठाया। इसी तरह से राजनीतिक मूवमेंट भी साथ साथ जो हो रहे थे, उनके भीतर भी ये सवाल थे, मौजूद थे। तो हमारे वक्त में ये चीजें जो हम सब लोग याद करते हैं कि हिंदू मुसलमान का साथ रहना, मंटो लिख रहे थे, और इस्मत चुगताई लिख रही थी, और रजिया सज्जाद ज़हीर जो कहानियां लिख रही थी, बहुत तरह तरह का लिटरेचर इवॉल्व हो रहा था, और एक वैल्यू सिस्टम धीरे धीरे बन रहा था। और वो वैल्यू सिस्टम क्या था? वो मूल्य जो बन रहे थे इन चीजों के, इन सांस्कृतिक प्रयासों के जरिए, चाहे वो नाटक हो, चाहे कहानी हो, कविता हो, या लोगों का आपसी व्यवहार हो, तो वो जो चीजें बन रही थी उनमें, उनके भीतर देखिए, सबसे पहले जो था उसके बारे में मैं सबसे बाद में बात करूंगा, लेकिन जो जिनके बारे में मैंने आपको बात की उनको एक बार दोहरा देता हूँ। जातिवाद से लड़ना, मर्द औरत के बीच के भेदभाव से लड़ना, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई करना,
और चौथी चीज जो थी वो इंटरनेशनल लेवल पर हमको एसोसिएट करती थी, जोड़ती थी दुनिया के इस तरह के तबकों के साथ में, देशों के और समाजों के साथ में जो गुलामी से बाहर आना चाहते थे। तो एक एंटी इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना है, ये एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ना, ये हमारी आजादी की लड़ाई के वक्त जो प्रोग्रेसिव कल्चरल मूवमेंट था उसका अपनाया गया एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि इन बिंदुओं पर वो खड़ा होता था। उसका इंटरनेशनल सोच था और वो दुनिया के भीतर गैर बराबरी और रंग भेद, नस्ल भेद के खिलाफ था। हिंदू मुसलमान या मजहब के आधार पर मुल्क बनने के खिलाफ था। औरतों के साथ में हमारी एक इंसान की तरह बर्ताव करना चाहिए, ये इस बात के हक में था। जातिवाद खत्म होना चाहिए, शोषण के सभी रूप खत्म होने चाहिए, इस तरह के हक में था। लेकिन शोषण के सभी रूप जब खत्म होने चाहिए तो वो उस चीज में से अब क्या मिसिंग है, वो थी गरीबों, मजदूरों, गरीब किसानों, कारखानों के मजदूरों के साथ में हमारी एकता। ये चीज आज मिसिंग है। ये सबसे पहली चीज थी। ये बाकी के सारे जो हैं, जातिवाद और मजहब और सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, ये सब चीजें एडिशनल हैं। बुनियादी चीज जो थी वो थी मेहनतकश जनता के साथ में हमारी एकता। हमारे सांस्कृतिक आंदोलन की पहचान, बुनियादी पहचान वो थी। और इसलिए धरती के लाल बनाई गई इप्टा के द्वारा, जिसमें बलराज साहनी ने और ख्वाजा अहमद अब्बास से लेकर के तमाम लोगों ने काम किया। लेकिन वो उसकी थीम क्या चुनी गई? उसकी थीम चुनी गई वहां के अकाल से पीड़ित किसान, जिनको बंगाल के अकाल पीड़ित किसान, और उसको उन्होंने एक हल के साथ में पेश किया। केवल ये नहीं कि एक समस्या को उजागर कर दिया, उन्होंने उसका हल बताया। उस हल की तरफ भी मैं बाद में आऊंगा। आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो तो शायद YouTube पर उपलब्ध है, आप जरूर देखें। धरती के लाल, ये 1946 में बनी हुई इप्टा की फिल्म थी, जिसका निर्देशन ख्वाजा अहमद अब्बास ने किया था और जिसमें बलराज साहनी ने पहली मर्तबा काम किया। और उस काम को देख करके ही बिमल राय ने बाद में उन्हें 2 बीघा जमीन में लिया था। तो अगर हम अब आज असेसमेंट करें तो देखिए, हम आज भी जातिवाद के खिलाफ हैं। आज भी हम औरत मर्द में बराबरी की बात होनी चाहिए और सम्मान, म्यूचुअल परस्पर सम्मान की बात होनी चाहिए, इस चीज के हक में हैं। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। हम मतलब अभी भी एंटी इंपीरियल स्टैंड है हमारा। हम अमेरिका के खिलाफ अपनी बात रखते हैं। आपका माइक बंद हो गया सर, माइक बंद हो गया सर आपका। तिवारी सर, आपका माइक ओपन करिए प्लीज। जी हेलो जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब आ रही है। सुखदेव सिंह जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए, आ रही है आवाज सर। अच्छा, मुझे आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही थी, ऐसा लगा। जी, बहरहाल, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज 73 इयर्स में अगर हम आजादी के बाद में अपने इतिहास पर अगर नजर डालें तो देश के भीतर हम इनमें से किसी भी मोर्चे पर मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो पाए। ना जातिवाद को हम खत्म कर पाए हैं अपने सांस्कृतिक संघर्ष के भीतर, अगर हम देखें तो ना स्त्री पुरुष के बीच में हम बराबरी ला पाए हैं, ना हम सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर कर पाए हैं, सांप्रदायिक प्रवृत्तियां ज्यादा उभर करके आ गई हैं, और ये सब हुआ है। तो एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमसे जो छूटा है वो छूटा है जो बुनियादी काम था हमारा। क्योंकि संस्कृति का निर्माण जो है वो लोगों के जीवन से होता है, और उस जीवन के साथ में जो हमारा संपर्क था वो कम हुआ है, छीज गया है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि 73 साल कोई बहुत लंबी उम्र हो गई किसी मुल्क के लिए, किसी समाज के लिए, जहां हजारों वर्षों से जाति की जंजीरें पड़ी हुई हैं,
जहाँ हजारों वर्षों से स्त्री पुरुष के भीतर गैर बराबरी है, जहाँ हजारों वर्षों से तरह तरह की असमानताएं हैं, वहाँ कोई 73 साल का जो वक्फा है वो कोई बहुत बड़ा नहीं। लेकिन तो लड़ाई लंबी है, लड़ेंगे, लेकिन जितना लड़ा है उसका एक अकाउंट भी तो लेना चाहिए। और अगर उस लड़ाई में कुछ तब्दीली करने की जरूरत हो तो उस तब्दीली को करने का हमको सोचना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि हमने सांप्रदायिकता के खिलाफ अपने मोर्चे को मुकम्मल तौर पर कायम रखा है, लेकिन हम पिछड़े हैं। हम हमारे, जैसा मैंने कहा कि सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोग भी प्रगतिशील संगठनों के भीतर शामिल हो गए। जो स्त्री को कमतर मानते हैं, ऐसी सोच रखने वाले लोग ऐसे प्रगतिशील संगठनों में शामिल हो गए। केवल प्रगतिशील लेखक संघ की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे सभी संगठनों के भीतर। तो ये जो है, ये इसकी बुनियादी वजह ये रही कि हमने अपनी एक बुनियाद को छोड़ दिया, और वो बुनियाद है लोगों के साथ में, गरीबों, मजदूरों, मेहनतकशों, किसानों के साथ में जुड़ना। और ये ग्रामशी ने बुद्धिजीवी होने का, एक पूंजीवादी बुद्धिजीवी होगा ग्रामशी के मुताबिक, एक ऐसा बुद्धिजीवी होगा जो केवल सत्ता के पक्ष की बात करेगा और सिस्टम को कंटिन्यू करने की बात करेगा। भाई ये सिस्टम ऐसा चल रहा है, ये चलता रहे, इसके लिए वो उसके हक में काम करेगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल होगा, जो जनता सत्ता के पक्ष की बात करेगा। जी जी, बोलिए सर, बोलिए जी। जो जनता के पक्ष की बात करने वाला बुद्धिजीवी होगा, वो जनता के साथ काम करके होगा, वो अलग से किताब पढ़ करके अकेला नहीं हो सकता, ऐसा ग्रामशी का मानना था। क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो है वो ऑर्गेनिक होने के लिए उसका उन चीजों के साथ संपर्क जरूरी है। तो उस हमारे भीतर भी, हमारे आंदोलन के भीतर हमारे अनेक सहयात्री, कवि, कथाकार से लेकर के, केवल वही नहीं बल्कि सारे प्रोग्रेसिव मूवमेंट के भीतर, जैसे आप देखिए कि ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, तो वो मजदूरों के साथ में नहीं रहेंगे तो उनको मजदूरों की समस्याओं के बारे में कैसे पता चलेगा। आप कहें किसान सभा के हमारे या खेत मजदूर यूनियन के लोग जो होंगे, वो खेत मजदूरों के साथ में अगर उनका उसके जीवन को नजदीक से देखेंगे नहीं तो वो उनकी समस्याओं को फॉर्मुलेट कैसे कर पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, इनको, और इनके साथ अगर हमारा संपर्क नहीं होगा तो हम भी किस तरह से उनको फॉर्मुलेट कर पाएंगे। अभी जो जिन मजदूरों की मैं बात कर रहा था, मैंने अब उनको प्रवासी कहना बंद कर दिया है। मैं उनको मजदूर कहता हूं या अपने देश के मजदूर कहता हूं। अपने ही देश के भीतर प्रवासी मजदूर, उनको वर्षों से हम लोग कहते आए हैं, ये गलत शब्दावली। तो अब मैं तो उनके केवल मजदूर के तौर पर कहता हूं। ये जो मजदूर हजारों मील यहाँ से वहां गए, आप सोचिए कि इनमें से कितने लेफ्ट की ट्रेड यूनियंस के हिस्से हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स के हिस्से हैं। क्या ये अपने गांव में गए तो ये हम क्या इनके साथ हम किसान सभाओं के जरिए इनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर पाए? ये खेत मजदूर यूनियन के जरिए हम इनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर सकते थे अगर हमारा खेत मजदूर यूनियन का संपर्क इतने लोगों के साथ में होता। आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जब 2G स्पेक्ट्रम का मामला हुआ था और उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सुधाकर रेड्डी थे, उन्होंने उस वक्त सांसद थे, वो तब जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, लेकिन उनके पास में कहीं से खबर पहुंची थी कि ये स्पेक्ट्रम के भीतर घोटाला हो रहा है, और वो किसी अदना से कर्मचारी के द्वारा पहुंची थी जो किसी कर्मचारी यूनियन का हिस्सा। तो अगर हमारी पहुंच, और गुरदास दास गुप्ता जी के बारे में बताऊं, गुरदास दास गुप्ता ने अगर अंबानी के अंदर तक के वो सब निकाल करके रख दिए कच्चे चिट्ठे कि कैसे ये गैस के और इलेक्ट्रिसिटी के साजिशें कैसी चल रही हैं, और उनको जब उन्होंने संसद के भीतर रखा, कमेटी बनी और परंजय गुहा ठाकुरता ने किताब लिखी उसी के बेसिस पर। तो वो सब उनको कहाँ से पता चला था? वहीं रिलायंस के भीतर अगर कोई यूनियन थी तो उन यूनियन के लोगों के जरिए। और आज की ही नहीं, जब होमी दाजी जिस जमाने में सांसद थे, यही इंदौर से ही सांसद थे, वो मजदूर नेता थे, तो BHEL भोपाल के अंदर कुछ मशीनों का आयात निर्यात का काम हुआ था, उसमें घपला हुआ।
और नेहरू जी ने आकर के उद्घाटन किया, और नेहरू जी को उन्होंने बाद में जाकर के ये बताया कि आप जिस चीज का उद्घाटन करके आए हैं, ये ऐसा घपला इसके अंदर है। ये संसद में उनका बहुत प्रसिद्ध भाषण है, वो उन्हें किसी अदना से कर्मचारी ने बताया था। तो अगर नेता का, नेतृत्व करने वाले का साथ नीचे के लेवल तक के लोगों से है, तो उसे पता चलेगा, उसे नब्ज पर हाथ रहेगा। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी जो है, वो लोगों को ऑर्गेनाइज करने की, वो अगर कम हुई है, तो उसके पीछे ये वजह है कि हमने सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, ये सब चीजों को अपनाया। यहाँ तक कि राष्ट्रवाद को भी, जो जिसको प्रभात पटनायक प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म कहते हैं, उस तरह के राष्ट्रवाद को भी अपना लिया, जबकि कम्युनिस्टों के भीतर इंटरनेशनलिज्म की बात ज्यादा होती है। लेकिन हमने जो चीज छोड़ दी वो थी, जिसका कि मैंने शीर्षक आज के इसके लिए तजवीज किया था कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। वो ख्वाब हमारा साफ होना चाहिए। अगर वो ख्वाब ही साफ नहीं है, क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं, कल ऐसा ख्वाब हम देखते हैं, ऐसे समाज का ख्वाब देखते हैं जिसमें जातियां ना हो, लेकिन हाँ अंबानी भी रहे और रिक्शे वाला भी रहे, जिसमें मजहब ना हो या सांप्रदायिकता ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल करके रहें, लेकिन अमीर भी रहें और वो गरीब भी रहें। तो जब तक हम एक बुनियादी ख्वाब अपनी सोच के अंदर नहीं रखेंगे, तब तक ये हम धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई हो, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई हो, स्त्री पुरुष की बराबरी की लड़ाई हो, ये सारी लड़ाइयां हम हारते जाएंगे, और वो हम हार रहे हैं। ये मुझे उसका एक बड़ी वजह लगती है। अभी एनआरसी, सीए और जो एनपीआर वगैरह के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, इस लॉकडाउन इत्यादि के ठीक पहले, शाहीन बाग मूवमेंट और ये सब आप सब लोग जानते हैं। आप में से कई शाहीन बाग खुद होकर के भी आए, सुखदेव जी भी गए थे। लेकिन उस वक्त भी जो बात की जा रही थी, और मेरा ऐतराज था इस बात से, वो बात ये थी कि संवैधानिक मूल्यों को बचाइए, हमारे संविधान की आत्मा को बचाइए, हमारे संविधान का। देखिए, बचाने से कुछ नहीं बचता है। बचाने से चीजें, तब भी मैं कहता था, बचाने से चीजें म्यूजियम्स के भीतर बचती हैं, बढ़ाने से बचता है। जब हम बढ़ाने की बात करेंगे कि संविधान ने हमें जितना दिया वो पूरा नहीं था, उससे आगे का चाहिए। जब हम इंसानियत के भीतर कुछ बढ़ाने की बात करेंगे, तब जो हम बचाने की बात कर रहे हैं वो भी बचेगा, उसका कुछ हिस्सा तो बचेगा, और हम कुछ अपनी लड़ाई के भीतर आगे भी बढ़ेंगे। तो ये जो संविधान को हम बचाने की बात करते हैं, अब संविधान पर देखिए, लेफ्ट का जो या प्रोग्रेसिव लोगों का भारत के संविधान के साथ में अच्छा एक रिश्ता हम लोगों ने कायम किया था, और वो ये था कि देखिए, इसके भीतर ये चीजें मौजूद नहीं हैं, ये चीजें आने चाहिए। समाजवाद शब्द को आना चाहिए इसके भीतर, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी। धर्मनिरपेक्षता शब्द को आना चाहिए, इसके भीतर लड़ाई लड़नी पड़ी थी। लेकिन तब भी हम संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि संविधान की रक्षा तब होगी जब, डेमोक्रेसी की रक्षा तब होगी जब हम बराबरी की बात करेंगे। जब हम बराबरी की बात करेंगे, संपत्ति की बराबरी की बात करेंगे। और मैं आपको दो मिसाल और आपके साथ साझा करता हूं। वरवर राव चूंकि बंद है, और आप जानते हैं कि वो माओवादी आंदोलन के प्रवक्ता भी रहे। उन्होंने सरकारों के सामने बातचीत की, और जब यूएपीए वगैरह चल रहा था, फर्स्ट गवर्नमेंट थी यूएपीए की, तब काफी हद तक ये बात भी हुई कि कैसे माओवादियों को लाया जाए मेन स्ट्रीम के भीतर, और हम उनकी डिमांड्स क्या हैं उस पर बात करें। तो उनकी डिमांड्स क्या है उसको लेकर के सरकार के साथ में एक मीटिंग तय हुई। तो मीटिंग तय हुई तो सब सरकारी आला अफसर जो थे वो लग गए कि जाने क्या क्या ये माओवादी मांगेंगे, और जाने क्या हम फिर हमें इनको ये डिफेंड करना पड़ेगा कि हमारे पास इतना कुछ नहीं है देने के लिए, तो हम आपकी ये मांग नहीं मान सकते, वो मांग नहीं मान सकते। तो सारे जो महकमा थे, सारे महकमा वो इस काम में लग गए कि वो अपने अपने रिकॉर्ड्स चेक करें और अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को दें। ऐसा बताते हैं कि जब माओवादी पहुंचे चर्चा के लिए, तो उनके हाथ में केवल एक किताब थी, और वो
बोले कि बस इसमें जो लिखा है वो दे दीजिए, और वो किताब थी भारत का संविधान। ये भारत का संविधान में जो लिखा है वो दे दीजिए आप। मैं ये कहता हूं कि मैं भारत के संविधान में संपत्ति, निजी संपत्ति का अधिकार दिया गया है। मैं कहता हूं कि भारत के संविधान को और आगे जाकर के निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर देना चाहिए, सोशलाइज कर देना चाहिए। संपत्ति पूरी की पूरी समाजवादी और पूरे राष्ट्र राज्य की संपत्ति हो, नेशन स्टेट की संपत्ति। हम ये डिमांड रखते हैं। हम ये डिमांड अगर करेंगे तो जाहिर है कि हम पूरे देश के भीतर एक अलग तरह की लड़ाई में शामिल होंगे। हम केवल ये प्रतिरोध से, मैं नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं कि सरकार ने वरवर राव को जेल में बंद कर दिया, गौतम नवलखा को, सुधा भारद्वाज को, वर्नोन गोंजाल्विस को, शोमा सेन को, हम इनके खिलाफ जाकर के अपनी तख्ती पकड़ करके खड़े हो जाएंगे। अरे आप जेल के बाहर जाकर के धरना दे दीजिए और मर जाइए तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। तो आपको नया टूल प्रतिरोध का विकसित करना पड़ेगा। विरोध तो आपने कर दिया, लेकिन प्रतिरोध तो तब होगा जब उसका असर पड़े। विरोध तो हमने कर दिया, अपने दिल से भी कर दिया, फोटो दिखाकर भी कर दिया, लेकिन असरदार प्रतिरोध पैदा करने के लिए कुछ नए टूल्स की जरूरत पड़ेगी। और नए टूल्स कहां से आएंगे? एक डेमोक्रेसी जो जैसी भी डेमोक्रेसी है, ये बुर्जुआ डेमोक्रेसी है, ये बुर्जुआ डेमोक्रेसी के भीतर वो टूल्स कहां से आएंगे? हम कोई अंडरग्राउंड लड़ाई तो लड़ेंगे नहीं, तो जनता को साथ में लेना पड़ेगा। जनता को साथ में लेना पड़ेगा तो जनता की लड़ाइयों में हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। जनता की लड़ाई सबसे बड़ी अभी कौन सी हो सकती है? सबसे बड़ी लड़ाई है आपके पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर। मतलब आप में से कुछ लोग अर्थशास्त्र भी ज्यादा जानते होंगे, मुझसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन दिस एंटायर इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड। पूरी तरह इसको जरूरत है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि ओवरहॉलिंग भी नहीं हो सकती इसकी, इसको रिस्ट्रक्चर ही करना पड़ेगा। नए सिरे से आपको इसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा और बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि छोटा छोटा सोच करके हम कोई बड़ा ख्वाब नहीं बना सकते। हमें ये पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी की जानकारी रखनी होगी कि एम्प्लॉयमेंट में हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कितने लोग हैं, एग्रीकल्चर के भीतर क्या हालत है। आज तक हम लैंड रिफॉर्म्स नहीं लगा पाए। अभी आप लैंड रिफॉर्म्स की बात शुरू कर दीजिए, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दीजिए, तो हमारे लोगों में जो बड़े किसान होंगे, हमारे आपके बीच में भी, जिनके पास खेती किसानी होगी 10, 20, 25 एकड़ की, वो ही इसके खिलाफ हो जाएंगे कि अरे लैंड रिफॉर्म्स करेंगे तो हमारे पास से जमीन चली जाएगी। तो ये एजेंडे हैं, इन एजेंडों को हम भूल गए। ये पुराने वक्त में ये एजेंडे थे, राजेश्वर राव के जमाने में ये एजेंडे थे। ये हम जमीन दखल करते थे और लोगों में बंटवाते थे। हमारे लोग जाकर के सरकारी जमीन पर, बड़े जमींदार की जमीन पर कब्जा करते थे और फिर वो लोगों में बंटवाई जाती। वो लड़ाइयों के भीतर हम शरीक होते थे, अपने गीतों के साथ में, अपनी कविताओं के साथ में, अपने नाटकों के साथ में। तब लोग हमारे सांस्कृतिक आंदोलन के साथ में जुड़ते थे। लेकिन अब जो लोग जुड़ते हैं वो केवल थिएटर के, जो अंदर कमरे में बैठ करके थिएटर देखना चाहते हैं, वैसे लोग जुड़ेंगे। जो जिनके पास स्मार्टफोन है, जो कविता को स्मार्टफोन पर पढ़ सकते हैं, अधिकतर ऐसे लोग जुड़ेंगे। जो चौराहों पर कविता पढ़ने की परंपरा थी वो बहुत हद तक आज खत्म हो गई है। अभी बल्कि कुछ दिन पहले ही बहुत अच्छा मुझे एक कविता सामने आई थी, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। बोधिसत्व की कविता थी। बोधिसत्व आप जानते हैं कि अच्छे कवि हैं, और उनकी एक कविता थी कि मैं इस सत्ता से कवि को बचाने की मांग खारिज करता हूँ। आप लोग बोधिसत्व के पेज पर, फेसबुक पेज पर जाकर के भी देख सकते हैं ये कविता, और कहीं ना कहीं और मिल जाएगी। लेकिन ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इस सत्ता से कवि को बचाने की मांग खारिज करता हूं, क्योंकि ये सत्ता मेरे कवि से डरी हुई है। एक कवि से डरी हुई है पूरी सत्ता। मैं इतने बड़े कवि को उस सत्ता से ये याचना नहीं करूंगा कि इसको छोड़ दो। और अभी मैं नाजिम हिकमत के पढ़ रहा था जब मैं पिछले दिनों, तो नाजिम हिकमत के बारे में पढ़ते हुए मुझे पैब्लो नेरूदा ने उनके बारे में जो लिखा था वो ख्याल आया
कि उन्हें जब 28 साल की कैद सुनाई गई तो उनका मुकदमा एक वॉरशिप पर चल रहा था, एक जहाज पर उनको भेज दिया गया, वहीं पर उनका मुकदमा भी वहीं चलता था। और जब वो मुकदमा चल रहा था तो उस दौरान उनको जहाज पर इतना चलवाया जाता था कि वो थक करके घुटनों के बल बैठ जाए। और फिर उन्होंने ये उसके बाद में उनको जब वो गिर जाते थे थक करके, तो उनको, और ऐसा कहा जाता था कि मेडिकल सर्टिफिकेट उनको जो डॉक्टर देता था वो ये कहता था कि अगर आधे दिन तुमको मैं धूप में खड़ा कर दूं तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी फिटनेस का सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ, तब भी तुम्हें डॉक्टरी तुम पूर्णतया स्वस्थ हो ऐसा सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें परेशान करते रहना, हमें अस्पताल में शिफ्ट नहीं करना है। तो ये जो है वो जब गिर जाते थे नाजिम हिकमत, तब उनको कोने में बनी हुई जो लेटरिन का सेक्शन था वहां ले जाकर के डाल दिया जाता था, जहां करीब करीब आधा मीटर तक मल भरा रहता था। और उसके बाद में अब उन्हें, वो पूरी तरह से टूट चुके थे और उनकी हिम्मत पस्त हो चुकी थी। पब्लो नेरूदा लिखते हैं कि फिर वो मुझे बताया, नाजिम हिकमत ने जब मुझे मिला, कि मैं ये एकदम से मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जो मेरे दुश्मन हैं वो मुझ पर नजर रखे हैं, और वो नजर रखे हैं और वो देख रहे हैं कि मैं घुटनों पर गिर रहा हूं, और वो देख रहे हैं कि मैं टूट रहा हूं। और ये ख्याल आते साथ मैंने गाना शुरू किया, मैंने एक कविता गानी शुरू की, मैंने एक गाना गाना शुरू किया, पहले धीमी आवाज में, फिर अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे फेफड़ों की आवाज के साथ। मुझे जितने गाने याद थे मैं गाता गया, मुझे जितनी कविताएं याद थी मैं गाता गया, मैं हंसता गया और वो मुझे देखते रहे। दुश्मन को पराजित करने की इतनी इच्छा शक्ति हम में से हर एक के भीतर होनी चाहिए, तब हम एक बदलाव लाने वाले संगठन के रूप में, या कहें कि बदलाव लाने वाले ऐसे अनेक संगठनों में से एक संगठन के रूप में हम उभर करके आ सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि पिछले, एक हमारे साथी हैं जो अभी इंग्लैंड में हैं और उन्होंने, हिंदुस्तान के ही हैं, रिसर्च कर रहे हैं वो भारत के कम्युनिस्ट इतिहास के ऊपर, और उनका पीएचडी का काम भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञापन देना, धरना देना या इस तरह के जो काम हैं, इनसे कब कहीं कुछ बदला है? और हम लोग अब यही करने के लिए बचे हैं क्या कि हम इतिहास में ये दर्ज हो जाए कि हमने ये बयान दिया था, इस मसले पर हमने बयान दिया था। तो ये हमारे बयान, धरने, ज्ञापन से आगे लोगों को इकट्ठा करके उनकी ताकत को बढ़ाने का काम कैसे होगा, वहीं से विकल्प का निर्माण होगा। शंकर गुहा नियोगी कहते थे कि संघर्ष के साथ साथ निर्माण पर भी जोर देना चाहिए। मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मतलब माफी चाहता हूं इतने बड़े क्रांतिकारी की बात से ना इत्तेफाकी रखने के लिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि संघर्ष करते करते निर्माण का दौर शुरू हो जाता है। संघर्ष अपने आप में निर्माण को समेटे हुए रहता है। जब हम जुल्म के ढेर मिटाते हैं तो साफ धरती उभर करके अपने आप आती है, जिस पर कि हम बुनियाद डालेंगे नए समाज की। तो हमें संघर्ष का अपना जो रास्ता है, उस रास्ते को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। जैसे कहा कार्ल मार्क्स ने कि रूथलेस क्रिटिसिज्म, हमारी अपने आप की, अपने समय की और हर चीज की निर्मम आलोचना हमें करना आना चाहिए। अपने आप से हमें झूठ बोलना सबसे पहले बंद करना आना चाहिए कि हम ये कहें कि हमने किसी एक क्षेत्र में कुछ कामयाबी हासिल कर ली। मेरे ख्याल से नहीं है। अगर हम देखेंगे तो पिछले 30-40 वर्षों के भीतर हमने अपने संगठनों के भीतर या भारत के प्रोग्रेसिव कल्चरल मूवमेंट के भीतर जो ग्राफ नीचे जा रहा है, उसकी वजह अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह यह है कि हमने लेखकों, कहानीकारों, कवियों का एक समुदाय बना करके उसी में हम खुश हो गए।
और कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स उसमें शरीक हो जाते हैं, प्रोफेसर्स शरीक हो जाते हैं। बट अदरवाइज जो है, जहां पर हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आप समझ लीजिए वाइट कॉलर जॉब्स में जो लोग हैं वो इन चीजों का रसास्वादन कर लेते हैं, हमारी कविताओं का, हमारे नाटकों का। जब हबीब तनवीर की डेथ हुई थी तब ये बात हुई, अब तो जिससे मेरी बात हो रही थी वो भी नहीं रहा, विनोद रैना हमारा दोस्त था, शिक्षा शास्त्री। विनोद ने ये कहा कि हबीब तनवीर के नाटकों को हमें संरक्षित करना चाहिए, बचाना चाहिए, और उनके फॉर्म को बचाना चाहिए। मैंने कहा कि उनको मार्केट से बचाना चाहिए, तब वो अपने आप बचे रहेंगे। उसको कॉरपोरेट से बचाना चाहिए, तब वो अपने आप बचे रहेंगे। अगर हबीब तनवीर का नाटक टाटा बिरला की संस्थाएं अपने बड़े ऑडिटोरियम्स में करवाएं, तो चाहे वो कितना ही क्रांतिकारी नाटक हो, सिवाय एक मनोरंजक उत्पाद के वो और कुछ हमारे ऊपर असर नहीं छोड़े। तो इसलिए हबीब तनवीर का नाटक लोगों को दिखाया जाना चाहिए। आज कल हबीब तनवीर की बात भी चल रही थी, वो हमारे साथ में आखिरी दिनों में रहे थे, और उनने जो काम किया वो वाकई एक ऐसा काम था जिसको आज फिर से इस तरह के काम को करने की जरूरत है। और मैं ये बताऊं आपको कि जब हमने मिल मजदूरों के बीच में उनके नाटक को करने की बात कही, तो मोनिका जी जिंदा थी उस वक्त, उनकी पत्नी। मोनिका जी ने कहा, हबीब, इन लोगों से हम एक नया पैसा नहीं लेंगे, केवल आने जाने का और खाने का उनका खर्च लिया, बाकी इतने लोग 2 दिन तक आकर के रहे, एक नया पैसा उन्होंने नहीं लिया। तो ये जो हमारी चीजें हैं, ये केवल संभ्रांत तबके के भीतर अगर हम इसको बचाने की कोशिश करेंगे तो यकीन जानिए एक दिन, जैसे अभी इराक की लाइब्रेरी जला दी गई जो हजारों वर्ष पुरानी थी, हमारी सब किताबों को भी जला दिया जाएगा। हमारे सब जो संस्कृति के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, फिल्में हैं, उनको भी जला दिया जाएगा, जैसे हिटलर ने जलवाया था। इसलिए हमें इस संस्कृति को बचाने के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और केवल जेएनयू या और यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी, इसके लिए हमें इस विकल्प का निर्माण सबसे नीचे तबके की जनता के बीच जाकर के होगा। जो खेत मजदूर हैं उनके साथ मिलकर के होगा, जो कारखानों के भीतर मजदूर हैं उनके साथ मिलकर के होगा, जो फैक्ट्रियों में और कारखानों में नहीं है बल्कि फुटलूज लेबरर्स हैं, जिनका इस्तेमाल आरएसएस और बीजेपी कर रहा है। जहां पर किसी को कोई रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है, वहां वो उनको 5,000 रुपए दे करके एक तिलक लगवाना बहुत आसान है माथे पर, और अपनी अपनी संस्कृति पर ये गर्व करवाना कि हम बहुत महान राष्ट्र हैं और ये हैं। तो मेरे ख्याल से विकल्प का निर्माण सही संघर्ष को चुनने से होगा, और वो सही संघर्ष वहां है जहां से हमारे पुरखों ने शुरू किया था, और बीच में शायद हम लोगों से कहीं रास्ता वो थोड़ा हम इधर उधर की पगडंडियों पर चले गए। जैसे पाश ने उस रास्ते को चुना था और खेतों के भीतर कविताएं उगाई थी और कविताओं के भीतर आग उगाई थी, वैसी कोशिशें हमें अपने सांस्कृतिक अभियान को बदलावकारी बनाने के लिए, कारगर प्रतिरोध के लिए बनाना होगा। मेरे ख्याल में मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ और उसके बाद जो सवाल जवाब होंगे हम बातचीत करेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत सर। आपने भय की संस्कृति, खुशामद की संस्कृति, दया की संस्कृति, प्रतिरोध की संस्कृति और प्रगतिशील संस्थाओं के एजेंडे जो पिछले 6-7 दशकों से दुनिया में चल रहे थे, उनको हमें याद करवाया। और मैं 2 लाइनें 4 लाइनें उस कविता की पढ़ रहा हूँ जिसका रेफरेंस आपने दिया था, बोधिसत्व की कविता है वो। उन्होंने लिखा है कि मेरे पास कोई कविता नहीं जिससे एक कवि को कैद से छुड़ा लाऊं, मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं जिनसे मैं रोटी बना पाऊं, जब कोटि कोटि जन के दुख मिटाने वाले मंत्र बना पाऊं, मेरे पास ऐसे कोई अक्षर नहीं जिससे मैं एक विलाप को गायन में बदल पाऊं। कवि को कैद में रहने दो, भूख को बने रहने दो, विलाप को गायन क्यों बनाना, दुख मिटाने के लिए उठाओ शब्द, नहीं कुछ और, कुछ और, कुछ और। मैं कविता, शब्द और अक्षर के दुख और सुख जानता हूं, मैं कवि की कैद को कविता की जय मानता हूं, वे हथकड़ियां पराजित हैं जो कवि को बंधक बनाया करती हैं। ये बोधिसत्व की कविता थी, इसका आपने रेफरेंस दिया, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई दोस्त सवाल
प्रश्न इनसे करना चाहता है तो उसका स्वागत है। जी दोस्तों, आप अपना माइक जिसने सवाल करना है वो अनम्यूट कर सकता है। मैं अर्पिता जमशेदपुर से बोल रही हूँ। विनीत जी सलाम, नमस्कार। जी मैम, बोलिए। विनीत जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि सुन के तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी के समय में जब ये समय जो कोरोना काल चल रहा है वो बहुत लंबा चलने वाला है, उस समय हम लोग ये किस तरीके से जमीन तैयार कर सकते हैं? अभी तो सब लोग सीमित हैं, हो सकता है कि ये निकल जाए उसके बाद भी हम लोग उसी स्थिति में रहें, लेकिन फिर भी कुछ तो उपाय होंगे जो हम अभी रहते हुए कर सकते हैं। जी जी। अर्पिता, मैं समझता हूं कि मैंने बीच में एक बात कही थी कि फैटेलिटी रेट, कोरोना काल जो है वो बात असल में फैलाई हुई ज्यादा है। ये सत्ता ने अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए इन पर सवाल ना उठे, जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा है कि कोरोना की आड़ में उन्होंने वो सब हासिल कर लिया जो वो करना चाहते थे। अपने हर विरोध को उन्होंने दमित कर दिया, खत्म कर दिया। एनआरसी वगैरह पर जितना मूवमेंट था वो खत्म हो गया। हर तरह के असंतोष को उन्होंने दबा दिया, बल्कि और एक्टिविस्ट को पकड़ पकड़ करके गिरफ्तार करके जेलों में और डाल दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना की फैटेलिटी रेट जो है, अगर हम देखें, एक आप डॉक्टर, एक साइंटिफिक सोच के नाते खुद सोच करके देखें, कोई जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर ही हों उसके लिए, कि ये संक्रमण है, हो गया, इसका मतलब मरना कोई जरूरी नहीं है, और वो संक्रमण शायद मुझे भी होकर के खत्म हो चुका हो। तो जब 0.08% डेथ रेट है, तो उससे अभी कुछ दिन पहले जनसत्ता के पत्रकार, क्या नाम है उनका, शेष, अरविंद शेष, उनका एक लेख उनकी फेसबुक वॉल पर भी देखा था। वो ये था कि पिछले साल दिल्ली में जितने लोग मरे थे इन 3 महीनों में, उससे कम मरे हैं अभी, जिसमें कि कोरोना वाली डेथ्स भी शामिल है। लेकिन हम जो है वो कोरोना का इस्तेमाल, ये बात स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से डराने धमकाने, विपक्ष को खामोश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में किसी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पार्टी को, कुछ इंडिविजुअल्स को मिलकर के कलेक्टिवली डिस्कस करके ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम ये डरने से मना करते हैं। कोरोना का डर हमारे लिए नहीं, हम इस डर से मुक्त होगा। तो जब हम इस तरह की मुक्ति की बात करेंगे तब शायद, अब आप ये बताओ कि डॉक्टर माया वालेचा जो गुजरात में है, उसने मुझसे ये कहा कि इतने मजदूर गए वापस, सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल करके, वो पैदल चलने से मर गए, लेकिन कोरोना नहीं हुआ उनको। उनमें से कितनों को पॉजिटिव निकला कोरोना? ये लाखों लोग थे, लेकिन ये लोग तो नहीं मरे कोरोना से। तो ये जो बात है ना कि ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल वाल है ही नहीं है। अरे ठीक है, एक वायरस आया है दुनिया में, इंसान के सामने उसकी एक वो है, और दुनिया भर के डॉक्टर्स तमाम तरह से उसको वो कर रहे हैं। तो ठीक है, टीका जब निकल आएगा निकल आएगा। तो हम रोजमर्रा की जिंदगी को हमने स्थगित कर दिया है। अब हम केवल फेसबुक लाइव के जरिए, चाहे हमारे शहर के लोग हों उनके साथ भी हम फेसबुक लाइव ही करेंगे। तो ये धीरे धीरे इस डर को तो तोड़ना पड़ेगा, और इस डर को तोड़ने की सबसे बड़ी कार्रवाई जो कर सकते हैं वो लेफ्ट के लोग हैं। ये जो लोग खुद डरे हुए हैं, जो लोग खुद इसके भीतर मुनाफा कमा रहे हैं, तमाम अन्य सोच के लोग, वो ये कोशिश कभी नहीं कर सकते। तो हमें तो, मैं तो कहता हूं कि चलो भाई, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, निकल करके बाहर हाथ पकड़ करके चलेंगे और देखते हैं किसको कोरोना होता है। और हो जाता है तो कोई बात नहीं है, हो गया ना, संक्रमण है, हो गया, निकल गया, चला गया। जैसे ठीक होते हैं लोग, हो जाते हैं। हमने केरल में कैसे इतने लोगों को ठीक होते हुए देखा, क्योंकि उनकी केयर कर ली गई, उनको दवा दे दी गई, उनको डराया नहीं गया, उनको बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल जो था वो दिया। तो इसलिए एक तो ये है कि कोरोना काल की बात हमें नहीं करनी चाहिए। जहां पर ये गुंजाइश मौजूद हो
कि कोई आप बस्ती में जा सकते हो जहाँ ये गुंजाइश मौजूद हो कि आप पास के गांव में जा सकते हो और कुछ लोग मिलकर के जाना शुरू करें, वहाँ लोगों के साथ बातचीत करना शुरू करें, कोशिश करें कि वहाँ स्टडी सर्कल शुरू हो सके कम से कम, और उनके तरह की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कैसे एक इकट्ठे होकर के किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जा सकती हैं। यानी जो काम है करने वाले वो तो आप और हम सब जानते हैं, और हमें आम दिनों की तरह से वो काम इस दौर में भी करने चाहिए, बल्कि और शिद्दत से करने चाहिए, ज्यादा तेजी से करना चाहिए ताकि लोगों के दिल से डर खत्म हो। जी सर, कोई और दोस्त प्रश्न करना चाहता हो? जी दोस्तों, कोई मन में बात हो, जो प्रश्न पैदा किए हैं विनीत सर ने, तो आप अपनी बात रख सकते हो। कोई प्रतिक्रिया, कोई क्वेश्चन? अच्छा चलिए, मैं एक बात और जोड़ देता हूँ अपनी बात में। अभी जी हाल सर। में मैंने एक लेख पढ़ा था, अतुल भारद्वाज हैं जो सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हैं, और उनका एक लेख छपा था EPW नाम की जो पत्रिका है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, उसमें ये लेख छपा था। ये 27 जुलाई 2019 के अंक में छपा हुआ लेख है, जिसका उन्वान, जिसका शीर्षक है डिके ऑफ लिबरलिज्म। जी। और ये दिलचस्प है कि उसमें उन्होंने ये कहा कि लेफ्ट ने लिबरल्स के साथ में अपना जो रिश्ता बनाया था आजादी के बाद से, वो अब पूरी तरह खत्म हो गया। तो जो मैं बात कर रहा था कि हमने बुनियादी लड़ाई छोड़ दी, तो बुनियादी लड़ाई तो हमने छोड़ दी लोगों की रोजी रोटी की, और अब हम मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, अब हम पर्यावरण की लड़ाई लड़ते हैं, और दीगर सारी लड़ाइयां दीगर नामों से लड़ते हैं। लेकिन वर्ग की जो लड़ाई थी, वर्ग संघर्ष की जो बात थी, वो सिद्धांत की लड़ाई जो थी, वो लेफ्ट ने भी धीरे धीरे विड्रॉ कर लिया उस पर से। ऐसा अतुल भारद्वाज के आर्टिकल में का सार है। और उन्होंने ये कहा है कि लेफ्ट ने फिर ये किया कि जो लिबरल्स थे, जो इस तरह की लड़ाई लड़ रहे थे, जो पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह के जो, वो लेफ्ट लोग नहीं थे लेकिन वो लिबरल्स थे। तो वो लिबरल्स के और लेफ्ट के बीच में एक नजदीकी बन गई। अच्छी बात है, ये बात भी मैंने उस आर्टिकल से समझी। और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन जब बर्लिन की वॉल गिरी और सोवियत संघ टूटा, तो लेफ्ट को बड़ा अजीब लगा देख करके कि ये लिबरल्स तो उस पर ताली बजा रहे हैं पूंजीवादियों के साथ मिलकर के, और ये कह रहे हैं कि हाँ स्टालिन लेनिन तो उनने तो गलत ही किया था। तो फिर लेफ्ट और लिबरल्स के रिश्ते में दरार आई, और अब जो ये मोदी जी आए हैं, तो कॉरपोरेट पूंजी के लिए राइट विंग लिबरल्स जो थे वो उनके लिए मुफीद नहीं थे। कॉरपोरेट के लिए सबसे बड़ा खतरा था लेफ्ट, और लेफ्ट से उन्होंने अपने लेफ्ट के दांत उन्होंने थोड़े कम पहने कर दिए लिबरल्स के साथ मिला करके, और फिर लिबरल्स को उन्होंने एक झटके में राइट विंग के मोदी जी को ला करके रिप्लेस कर दिया। तो अब जो लिबरल्स थे आपके, अब वो उनके सर के ऊपर से छत भी उड़ चुकी है, और उनका भी कोई अब खैर ख्वाह करने वाला नहीं है, ऐसा उस लेख में लिखा है। और उसमें एक और दिलचस्प बात है कि जो नया समाज बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हो चुका है टेक्नोलॉजी का, उसका बहुत बड़ा रोल है। और वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपको लोगों की जरूरत ही नहीं है, रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे आबादी को किसी ना किसी तरीके से कम करते जाना, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, ये पूंजीवाद के आज के दौर के पूंजीवाद के लिए ये एक चिंता का विषय है कि हम कैसे आबादी को कम करें। और वो आबादी को कम करने के लिए इस तरह के कई उपक्रम कर रहे हैं, जहां लोगों को ये समझाते हुए कि हम तो तुम्हें बचा रहे हैं, 4 महीने तक खाने ही नहीं देंगे, हम तो तुम्हें बीमारी से बचा रहे हैं इसलिए तुम्हारा रोजगार छीन लेंगे। और लोग यही सोचेंगे कि हम बीमारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये जो
ग्रामशी का जो मैंने टर्म यूज किया था सांस्कृतिक आधिपत्य, ये इस दौर पर बिल्कुल मुफीद बैठता है और हमें उससे अपने आप को बचा करके रखना है, हमें उस साजिश का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जी सर। कोई और दोस्त कोई बात करना चाहता है? नहीं तो मैं डॉक्टर सुदेव सिंह जी से निवेदन करूं, वो समाप्त करेंगे बात को आज की को। डॉक्टर साहब मेरी बात सुन रहे हैं आप? डॉक्टर सुदेव सिंह जी। जी हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए जी, बोलिए। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल हरप्रीत कौर जी। सर ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਡਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? जी विनीत सर, आप समझ पा रहे हैं? जी नहीं, माफी चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तक जो मजदूरों के लिए साहित्य रचा गया है उसका आने वाले समय में क्या भविष्य होगा? उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। जो लिखा गया है, देखिए मैंने जैसे ये कहा ना कि ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की है जिस आर्टिकल में उन्होंने, कि वो तो केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां है जो विकसित मुल्क हैं, जो विकासशील मुल्क हैं या जो गरीब देश हैं, वहां तो अभी भी लोग हैं और वो लोग, उनके लिए लिखा गया साहित्य, जब तक वो लोग मौजूद रहेंगे तब तक उनके लिए लिखा गया साहित्य रेलिवेंट रहेगा, उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। अगर हम याद करना चाहें तो वो जैसे ब्रेस्ट ने एक कविता में कहा है कि जनरल तुम्हारा टैंक एक मजबूत वाहन है, वो तुम्हारे इशारे पर चल सकता है, लेकिन इंसान जो है वो उसमें एक नुक्स है, वो सोच सकता है। तो इसलिए जब तक इंसान हैं उनके दिमाग को कैद करने की कोशिशें की जाती रहेंगी जैसे की जा रही हैं अभी भी, लेकिन कुछ ना कुछ आपके हमारे जैसे लोग भी रहेंगे जो सवाल उठाना सीख चुके हैं, वो हमेशा रहेंगे ऐसे लोग जो ये कहेंगे कि राजा नंगा है, और जो गरीब मजदूर हैं वो उठ करके खड़े होंगे। इसलिए नहीं खड़े होंगे कि हम विश्वास करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, मार्क्स ने सोशलिज्म के साथ में एक शब्द जोड़ा था, वो था साइंटिफिक सोशलिज्म, वैज्ञानिक समाजवाद। और वैज्ञानिक समाजवाद उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो केवल यूटोपियन नहीं है, केवल काल्पनिक नहीं है, वो हम चाहेंगे इसलिए समाजवाद आएगा ऐसा नहीं है। जब लोग परेशान इस हद तक हो जाएंगे कि पीछे दीवार आ जाए, जब आप वो पीछे हट नहीं सकते होंगे, तो जैसे बिल्ली पलटती है ना, वो हमला करेंगे, वो हमला करेंगे, हो सकता है वो नाकाम हो जाएं, फिर अगली बार वो नाकाम होने के बाद में फिर अपने आप को तैयार करेंगे, और एक दिन ऐसा जरूर होगा जब वो कामयाब होंगे। स्पार्टाकस से लेकर के जो 2000 साल पहले गुलामों ने विद्रोह किया था, उससे लेकर के सोवियत क्रांति तक आते आते हमको लगभग 2000 साल लगे। तो ठीक है, हम और कुछ साल लगाएंगे, लेकिन आखिरी तौर पर दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग, केवल एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया के लोग एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें गैर बराबरी नहीं होगी। उसको हम जैसे लोग नहीं बनाएंगे। हम जैसे लोग तो उनका रोल केवल इतना है कि हम कॉन्ट्राडिक्शंस को शार्पन कर दें, मतलब हम जो विरोधाभास हैं समाज के भीतर, उनको हम उभार करके लोगों को गोलबंद होने में मदद करें। हम जैसे लोगों का, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने 2000 साल पहले की किताब भी पढ़ी और आज की भी पढ़ रहे हैं, उनका रोल केवल इतना है कि वो इन लोगों को जो गांव में हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, शहरों के भीतर, उन्हें ये एहसास करवाएं कि तुम बदल सकते हो दुनिया को और तुम ही बदलोगे। जी एक सवाल सारिका मैम का है, इन बॉक्स उन्होंने भेजा है कि पूंजीवाद में स्थापित इस तथाकथित लोकतंत्र के संविधान में संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना किस तरह उचित होगा, या इसका स्वरूप क्या होगा? नहीं, फिर से दोहराइए थोड़ा सा। मैं पूंजीवाद में स्थापित इस तथाकथित लोकतंत्र के संविधान में संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना, जो आपने कहा था ना कि सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, वो कैसे होगा और उसका स्वरूप क्या होगा? वो मतलब कैसे होगा, तो मैं यही कह सकता हूँ कि संघर्ष से ही होगा। जैसे ये हुआ कि आजाद हुआ
हिंदुस्तान, तो अंग्रेजों के ऊपर हमारे लगातार आंदोलन से कुछ कोई वो देना थोड़ी चाहते थे जो उन्होंने दिया हमको। तो जो उन्होंने दिया उसको लेने के लिए जिस भी तरह के आंदोलन, कई स्ट्रीम्स के आंदोलन चले, जिसमें गांधी जी का आंदोलन भी था और भगत सिंह जी का भी था और जो सोशलिस्ट थे उनका भी था, तो कई तरह के स्ट्रीम्स के आंदोलन चल रहे थे। तो उन्होंने आखिरकार अंग्रेजों को मजबूर कर दिया एक जगह पर ले जा करके कि उन्हें भारत छोड़ना पड़े, और भारत छोड़ना पड़े तो उस वक्त के जो हमारे मैंने जैसे कहा कि देखिए ऐसा कि पूंजीवाद तो था, पूंजीवाद के साथ सहमति भी थी, गांधी जी की भी सहमति थी, नेहरू जी की भी सहमति थी। नेहरू जी की थोड़ी कम थी लेकिन थी। नेहरू जी लिबरल सोच के थे और गांधी जी ट्रस्टीशिप में विश्वास करते थे कि ये जो टाटा बिरला हैं, गोदरेज हैं, ये ट्रस्टी बन करके रहें और सब लोगों को, सब गरीबों को, सब मजदूरों को अच्छा अच्छा सब दें। तो उस वक्त जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट भी चल रहा था, इसलिए आप देखते हैं कि टाटा बिरला की उस जमाने की जो फैक्ट्रीज थी, वहां जो काम करने वाले वर्कर्स थे वो सब वेल ऑफ थे, उनको सुविधाएं मिलती थी, उनका पीएफ कटता था, उनका बच्चों के स्कूल होते थे, कॉलोनी में वर्कर्स कॉलोनीज होती थी, ये सब चीजें पहले हुआ करती थी। अब ये सब चीजें, अब जो वो पूंजीवाद का जो वेलफेयर स्टेट का शक्ल थी वो बदल गई है। नाउ इट हैज शोन इट्स हॉरेंडस फेस, जो इसका बर्बर चेहरा है वो उस पूरे बर्बरता के साथ में सामने आ गया है। तो ऐसे में हमें संघर्ष को बढ़ाना पड़ेगा। जो आज शासक वर्ग है वो अंग्रेजों से कोई भिन्न नहीं है, और इसलिए हम ये उसके ऊपर ये जब डिमांड्स बढ़ाएंगे हमारी, और तरह तरह से इसके संघर्ष को हम लड़ेंगे कि भाई ये संविधान के अंदर ये चीज शामिल होनी चाहिए और सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कीजिए। ये तो संविधान को बदलना चाहते हैं कॉर्पोरेट के पक्ष में, और हमें संविधान को बदलना है जनता के पक्ष में। तो जनता जिसके पक्ष में बदलना है उनको साथ आना चाहिए ना, उस जनता को हमें साथ में लाना होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये संघर्षों के अलग अलग रूप होंगे। जो रूप असम में या मणिपुर में या मेघालय में होगा, वो रूप बिहार में या मैदानी इलाकों में होगा, ये जरूरी नहीं है। जो उत्तर में होगा वो दक्षिण में होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन विरोध करना होगा, प्रतिरोध करना होगा और संघर्ष करना होगा, और वो संघर्ष ही आखिरकार हमें कहीं आगे जोड़ेगा। जी जी, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विकल्पों का निर्माण अभी तो इनिशियल स्टेज है, इसमें बहुत सारी डिबेट होगी, आने वाले वक्त बताएंगे कि कैसे विकल्प और बनेंगे। मैं डॉक्टर सुदेव सिंह जी से अपील करूंगा कि अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो इस सारी बात को कंक्लूड करें, और विनीत सर का धन्यवाद भी करें। डॉक्टर सुदेव सिंह जी। डॉक्टर सुदेव सिंह जी, ਤੁਸੀਂ अपना माइक खोलो, पहले माइक खोलो जी, माइक। जी दीप जी, जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद कॉमरेड विनीत तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही। आपका जो प्रवचन था ये बहुत नई इंफॉर्मेशन भी थी और बहुत विचार उत्तेजक भी है। बहुत से नए प्रश्न हमारे जहन में सुलगने शुरू हो जाएंगे आपके इस भाषण को सुनने के बाद। तो मैं समझता हूँ कि प्रगतिशील लेखक संघ पंजाब का जो हमारा ये विमर्श का नया हमने एक तरीका निकाला है, उसका पहला जो भाषण था विनीत जी का, इससे एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। हम हर हफ्ते एक साथी नेशनल लेवल से लेके आएंगे जो इस परिचर्चा में भाग लेगा। नेक्स्ट जो हमारे इस परिचर्चा में संवाद रचाने आएंगे वो होंगे बीएन राय जी, विभूतिन्द्र राय जी। तो हर सैटरडे हम करेंगे। हमारा पंजाब का ये फेसबुक अकाउंट भी बन चुका है और हमारा यूट्यूब चैनल जी भी कुलदीप जी ने बड़ी हिम्मत की है, बना दिया है। सो हम इसको निरंतर इस बात को जारी रखेंगे। विनीत जी, जैसे आपने बात उठाई है कि एक और दमन की संस्कृति है, स्वीकृति की संस्कृति है, और इसके समानांतर हम लोगों ने प्रतिरोध की संस्कृति और अस्वीकृति की संस्कृति को पैदा करना है। हमने जो हमारे
जो हमारी संस्कृति में प्रश्न पूछने की संस्कृति थी, जो हमारी विमर्श की संस्कृति थी, आज जिसको कोरोना के बहाने दबाया जा रहा है, हमने उसको बहुत एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमने ये प्रश्न पूछने की जो हमारी संस्कृति है उसको हमने मजबूत करना है। आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं सिर्फ आपका धन्यवाद ही करूंगा इस थोड़े समय में, क्योंकि मुझे पता है कि कुलदीप जी ने इसके इमीडिएटली बाद, वो लेट हो रहे हैं, उनका एक दूसरा प्रोग्राम जो डेली होता है वो उसमें जाएंगे। सो आपने बहुत सारी बातें उठाई कि हम कई मोर्चों पर फेल हुए हैं, लेकिन हमने विकल्प जो ढूंढने हैं। एक मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी कि हम लिबरल की तरफ गए हैं, हमने गांधीयन वे ऑफ लाइफ अपनाया है, हमने स्ट्रगल को छोड़ा है, हम मजदूरों से, किसानों से, खेत खलिहानों में काम करने लोगों से, खदानों में काम करने वाले लोगों से कट गए हैं। इसी वजह से हम हर मोर्चे पे अगर फेल ना शब्द भी बरते तो कमजोर जरूर हुए हैं जी। अगर हमने इस अभिव्यक्ति को बचाना है, जैसे आपने कहा कि हमने संविधान को बचाना नहीं, संविधान को बढ़ाना है, इसमें जो नहीं है उसकी मांग करनी है। सो बहुत से नुक्ते हैं, बहुत से मुद्दे हैं, एक एक मुद्दे पर मैं अभी अपनी बात नहीं रख सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। आपने जिस तरह से बहुत स्पष्ट किया कि प्रगतिशील आंदोलन को फिर से जनता के पास जाना होगा, इनको कामगारों के पास जाना होगा, किसान के पास जाना होगा, इनको आम आदमी तक जाना होगा, और हर चीज को हमें वैज्ञानिक और वर्गीय दृष्टि से देखना होगा। जितनी देर तक हम जमाती एंगल से चीजों को नहीं देखेंगे, घटनाओं को नहीं देखेंगे, बर्तावों को नहीं देखेंगे, तब तक हमारी ये चीजें हमारी समझ का हिस्सा नहीं बन पाएगी। सो मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत विस्तार से बहुत सी नई इंफॉर्मेशन दी है और एक स्पष्ट रूपरेखा हमारे सामने आपने रख दी है कि प्रगतिशील आंदोलन ने अगर एक अल्टरनेटिव संस्कृति को फिर से पुनर्सर्जित करना है तो प्रगतिशील लेखकों को आम आदमी के पास, लोगों के पास जाना होगा, उनके संघर्ष में शामिल होना होगा, और जितने भी बर्तारे हैं, सामाजिक घटनाएं हैं, बर्तारे हैं, इनको एक जमाती नजरिए से देखना होगा। सो मुझे लगता है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूं। नहीं, सो मैं मजीद जी, ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ ऑल इंडिया की तरफ से और प्रगतिशील लेखक संघ पंजाब की तरफ से मैं आपका बहुत आभारी हूं, और मुझे उम्मीद है आप इसी तरह आने वाले समागमों में, हमारे आने वाले जो प्रोग्राम है उसमें भी आप शामिल होते रहेंगे। हिंदुस्तान के तमाम क्षेत्रों से जो लोग शामिल हुए हैं, जिनको मैं देख सका हूं, सारका जी को मैंने देखा है, मुझे संजय श्रीवास्तव जी का चेहरा नजर आया है। सो मैं सभी दोस्त प्रगतिशील लेखक हमारे जो हिंदुस्तान के कोने कोने से जुड़े हैं, मैं सभी के बहुत आभार प्रकट करता हूं, और खास तौर पे मैं कुलदीप जी का भी बहुत आभारी हूं, जो हमें बहुत अपने कीमती समय में से, बहुत अपने रेमे में से समय निकाल के वो पंजाब प्रगतिशील लेखक संघ को अपना समय देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विनीत जी। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से कि पंजाब प्रगतिशील संघ का जो फेसबुक ग्रुप बना है और जो इसका यूट्यूब चैनल बना है, आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको ऑन करें, उसके साथ जुड़ें, उसको शेयर करें। आज का जो सारा भाषण है वो पंजाब प्रगतिशील संघ के फेसबुक पेज पे जो आज ही बनाया है उस पे भी लाइव चला है, और शाम तक आपको उसका लिंक भी ग्रुपों में शेयर कर दिया जाएगा। उसको भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि आने वाले भाषण में, आने वाले प्रवक्ता के साथ हम बहुत से लोग जुड़ सकें। मैं एक पंजाबी कविता के साथ आज के इस समागम का अंत करूंगा। कविता का नाम है डरने। ਅਸੀਂ खेत ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਡਰਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਭੇਤ, ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ
जद भूतरे हुए सान नूं ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੇ ਢੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਲਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਸਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਝੱਗ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਧੁੱਸਾ ਮਾਰਦਾ, ਖੁਰਲੀਆਂ ਢਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਲਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਨ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿਕਲੀ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਰਦੇ ਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਸੂਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਚੈਨ ਰੂਹ ਦਾ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੀਰਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਢੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਸਾਹ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਛੰਗਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਸੰਵਾਰੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਭਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਡਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਡਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। तो दोस्तों चुप रहना भी बहुत बड़ा गुनाह ਹੁੰਦਾ है इस बार ਦੇ ਵਿੱਚ। आओ बोलिए, अपनी आवाज ਨੂੰ बुलंद करिए, यही प्रतिरोध की संस्कृति है ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।